नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पेपर आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें ईवीएस के 30 प्रश्न जो पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस किया था। तो 2016 में जो टेट का पेपर था, यूपी टेट का, वो 2 बार हुआ था। ठीक है, आपका दिसंबर में भी हुआ था और फरवरी में भी हुआ था। तो पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था, जो वार्ता की थी, वो आपका फरवरी माह का पेपर था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो 2016 में ही दिसंबर में पेपर हुआ था, उसके जो 30 पर्यावरण अध्ययन के ईवीएस के क्वेश्चन थे, पेपर जो आपके प्रश्न थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे और क्या उसका लेवल था। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था, प्रश्न था, वो ये था कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। ठीक है, उसकी डैश 4 ऑप्शन थे इसमें: सेवा, गर्व, वेतन या छात्रों का विश्वास। तो ऑब्वियस है कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे बहुमूल्य निधि है एक शिक्षक के लिए, तो वो है छात्रों का विश्वास। वो जो भी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, छात्रों को दे रहे हैं, अगर वो उन पर विश्वास करते हैं, उन पर बिलीफ है, तो वही सबसे बड़ी पूंजी है शिक्षक के लिए। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, मतलब तो इसको क्या बोलेंगे, सिद्धांत, खोज, कानून या मूल संकल्पना। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि यह एक सिद्धांत हो जाता है। जब कोई परिकल्पना हम साबित करना चाहते हैं या कोई परिकल्पना को बार बार जब एक टेस्ट के अलग अलग परीक्षण करने पे भी वो गलत नहीं साबित हो, तो वो एक प्रिंसिपल या सिद्धांत बन जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो विचार गोष्ठी का आयोजन और कार्य योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगी, जो भी ये एग्जाम यहाँ पे आपके विकल्प थे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, आपको नहीं पे फोकस करना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या हीलियम। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एक तो जूल, न्यूटन, नैनो इकाई या डेसिबल। तो आपको पता है कि डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता को नापने की इकाई है, ध्वनि प्रदूषण को। ठीक है, जो ध्वनि प्रदूषण है उसको नापने की जो इकाई है उसको हम बोलते हैं डेसिबल। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि जो 75 डेसिबल की साधारण, हम जो साधारण इसको बोलते हैं, ठीक है, कि 80 डेसिबल जो माना जाता है या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को हानि या स्थायी हानि में पहुंचाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए जो 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। ठीक है, 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होगी, 75 डेसिबल साधारण तेज होगी, साधारण माना जाता है उसको 75 से 80 के बीच में, 95 डेसिबल अत्यंत तेज, और 120, 100 के ऊपर जो भी होगा, 120, 115 जो भी होगा, वो अत्यधिक तीव्र या कष्टकारक ध्वनि की श्रेणी में आएगा। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि एक तो डेसिबल यूनिट हो गई आपकी, प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण को नापने की इकाई हो गई, प्लस जो एवरेज माना जाता है तो 75 से 80 के बीच डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसको साधारण माना जाता है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? हिमानी मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उनसे हुआ है। तो इसमें लेपीज, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी या जलप्रपात। तो लेपीज आपका, वी आकार की घाटी और जलप्रपात, ये दोनों आपके नदी द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो यू आकार की घाटी है, वी आकार की घाटी जल नदी से बनती है, और जो यू आकार की घाटी है वो आपकी हिम नदी, हिमनद मतलब ग्लेशियर से बनता है। किस निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ताप्ती है, इसमें नर्मदा है, सिंधु है और सुवर्ण रेखा है। तो सुवर्ण रेखा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में ड्रेन होती है, गिरती है। बाकी आपकी तीनों नदियाँ हो, चाहे सिंधु हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, ठीक है, ये आपकी अरब सागर में जाके गिरती हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को
समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो उसकी अनियमितताओं को, उसकी अनियमितता इरेगुलरिटीज़ के जो कारण हैं उसको जानकर उसे मार्गदर्शन देना, ये सबसे उचित उसका समाधान हो सकता है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? वैसे झीलों का शहर तो उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान में, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के केस में पूछा गया है तो जो भोपाल शहर है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, यही जो है इसको हम मध्य प्रदेश में भोपाल शहर को झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो प्रमुख आकर्षण है जिसकी वजह से इसको उपनाम दिया गया है, तो लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही इसे झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है दोबारा कभी किसी फॉर्म में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ठीक है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला जो सागर है उसका नाम हिंदी में भूमध्य सागर है, और इंग्लिश में कभी कभी आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है, मतलब पूछ के आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो अगर आपको इंग्लिश में आसानी से याद रह जाता है तो उसको बोलते हैं मेडिटरेनियन सी। मेडी मतलब बीच का, तो भूमध्य सागर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, तो 16 दिसंबर जो पर्यावरण से संबंधित दिवस है, इसको हमने कई बार छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना है इससे जस्ट 2 दिन पहले, मतलब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो तिथि है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस दिन हुआ था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तिथि को यादगार बनाने के रूप में इसको बनाया गया कि ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? तो ये पिछला वीडियो जो हमने 2016 का ही जो फरवरी का पेपर था उसको डिस्कस किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, बायो, ठीक है, जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन सा इसमें उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन जो है हल्का होता है, बाकी आपका डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, तो ये सभी आपके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं किसी न किसी तरह से। ठीक है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? तो संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त में है, तो ये चाइना में पाया जाता है, चीन में पाया जाएगा। ठीक है, और पांडा जो है वो विश्व वन्य जीव कोष WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संरक्षण प्राप्त जीव है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस है। ठीक है, और ये 1984 3 दिसंबर 1984 की तिथि थी, उस दिन मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और कभी कभी उस कंपनी का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो भोपाल में स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी। ठीक है, तो उस कंपनी में कारखाने से गैस रिलीज हुई थी, तो आसपास काफ़ी हानि हुई थी। ठीक है, लगभग बताते हैं लोग कि 15,000 के उससे भी ज़्यादा लोग मारे गए थे इसमें। ठीक है, जान चली गई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसी को शॉर्ट फॉर्म में कई बार मिक भी बोला जाता है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो देखिए, क्रिसमस का त्यौहार जो होता है वो दिसंबर के महीने में होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब दिसंबर का महीना जाड़े का होता है, तो उसके जस्ट विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी पड़ रही होती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मियों में जो क्रिसमस का त्यौहार है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है? तो एशियाई शेरों का, बब्बर शेरों का करता है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? जो आपके मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसमें पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका नाम क्या है? तो कैक्टस, आपने नाम सुना होगा, कैक्टस है, ये आपको ध्यान रखना है।
ग्रीन मफलर संबंधित का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है ये ध्वनि प्रदूषण से है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से क्यों है? क्योंकि इसमें होता क्या है, जो रिहायशी इलाके होते हैं, पॉश इलाके होते हैं, उनके सड़क के दोनों ओर जो है औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्ग जो होते हैं उसके आसपास रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रीन मफलर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, इसीलिए इसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जो आपका भू पारिस्थितिकीय तंत्र है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका सूर्य है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये शनि जो ग्रह है उसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखना है। ठीक है, शनि जो है आकार में सबसे दूसरा ग्रह है, आपको पता है, और इसके लगभग 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की जो फसल है उसका नाम जो है वो जेट्रोफा है। ठीक है, जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, इस वर्ष इसको पारित किया गया। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? जो भूमंडलीय ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग तो अलग चीज़ हो गई, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीय तापन, तो ग्लोबल वार्मिंग ही है आपका। ठीक है, तो इसका जो कारण है ये क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि जो है, वृद्धि हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में किसी न किसी फॉर्म में, तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कारक इसी को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले वर्षा वन जो होते हैं, ठीक है, बायोम, इसमें सबसे अधिक जो आपकी जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा इसी में होगी। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा द्वारा का मतलब जो वॉल्केनिक गैसें होती हैं, जो वॉल्केनो होता है, ठीक है, तो लावा से जिस मिट्टी का निर्माण होता है तो इसका नाम है काली मिट्टी, या इसी को कॉटन सॉयल भी बोलते हैं, इसी को रेगुर मिट्टी भी बोल देते हैं, इसी को कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं, क्योंकि इसी मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर ही ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, इसीलिए ये जो परत है ये ओजोन गैस है, ओजोन परत जो है ये आपकी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकती है। और ये जो ओजोन परत है ये किस मंडल में है, मतलब वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाएगी? तो ये समताप मंडल में पाई जाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है वाटर की, ठीक है, जो वर्षा जो आपकी नदी का जल है उसकी क्वालिटी सुधरे, इसीलिए इसको लाया जा रहा है। अंतिम क्वेश्चन जो आप इस 2016 का पेपर का था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक जो है वो नीम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो चर्म रोग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कई जो आपके फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, कई जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें भी इसका नीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 30 प्रश्न हुए जो 2016 में जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ था, इसमें यही सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड हैं। ठीक है, जैसे आपका जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये आपका था। जैव भू रासायनिक चक्रण वाला था, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।